हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रैफिक सब्सटेंस एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। और इससे पहले की जो वीडियोस है वो आपको MPADPO की लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 19, 24, 27A और कमर्शियल क्वांटिटी मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन पीरियड इज। तो पूछा गया है कि अगर जो सेक्शन 19, 24 और 27A या फिर जो व्यावसायिक मात्रा के जो मामले हैं उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसका मैक्सिमम पीरियड कितना है। ठीक है, तो उसका मैक्सिमम पीरियड जो होगा वो होगा 180 डेज, जो एक्सटेंडेबल टू 1 ईयर, जो 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 36A सब सेक्शन 4 नॉर्मल 90 डेज है, जो बाद में रिप्लेस्ड हो गया 180 डेज में। स्पेशल कोर्ट में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रिपोर्ट। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक है उसकी रिपोर्ट पे इसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अप्लाइज टू द मोस्ट सीरियस ऑफेंस पे ये अप्लाई होता है और इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन बिग ट्रैफिकिंग केसेस। तो ये इसलिए टाइम पीरियड इतना है कि ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 36B स्पेशल कोर्ट इज ट्रीटेड एज विच कोर्ट फॉर अपील पर्पस। पूछा गया है जो स्पेशल कोर्ट है, विशेष न्यायालय है, उसको अपील के लिए किस न्यायालय के समान माना जाएगा। ठीक है, तो इसको अपील के लिए एक कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय की तरह माना जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 36B says High Court will exercise powers as if the special court were a court of session। तो इसके अनुसार उच्च न्यायालय विषय न्यायालय को सत्र न्यायालय के समान मानकर अपील रिवीजन की शक्ति प्रयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट है वो कैसे ट्रीट होगा, एक सेशन कोर्ट की तरह माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 36C स्पेशल कोर्ट इज डीम्ड टू बी। पूछा गया है कि धारा 36C के अनुसार विशेष न्यायालय को किसके समान माना जाता है। तो विशेष न्यायालय को कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय के समान माना जाता है। 36B में क्या दिया गया है कि वो अपील के पर्पज से कैसा कोर्ट माना जाएगा, किसके समान माना जाएगा। तो सेशन कोर्ट है अपील के पर्पज से। यहाँ पर जो कार्यवाहियां की जाएगी कोर्ट के यहाँ तो वो किस टाइप की, मतलब किसके समान की जाएगी, तो एक सेशन कोर्ट के समान यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 36C से CRPC प्रोविजंस अप्लाई एंड स्पेशल कोर्ट इज डीम्ड एज कोर्ट ऑफ सेशन। तो यहाँ पे विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा और जो CRPC के प्रोसीजर है वो अप्लाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल फॉर कमर्शियल क्वांटिटी सेक्शन 19, 24, 27A रिक्वायर्स। तो धारा 37 के अनुसार पूछा गया है कि व्यावसायिक मात्रा व धारा 19, 24 और 27A के मामलों में जमानत मिलती है यदि तो अदालत को विश्वास हो कि आरोपी दोषी नहीं है ना, तो यहाँ पे जमानत मिलेगी और अपराध नहीं विल नॉट कमिट ऑफेंस, और वो कोई अपराध भी नहीं करेगा। तो कोर्ट अगर बिलीव्स करता है कि एक्यूज इज नॉट गिल्टी एंड साथ ही साथ उसको क्या है, विल नॉट कमिट ऑफेंस, और वो कोई ऑफेंस भी नहीं करेगा, तो इस आधार पर उसको सेक्शन 19, 24, 27A और व्यावसायिक मात्रा वाले मामले में जमानत मिलती है धारा 37 के अनुसार। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1B के तहत 2 अनिवार्य शर्तें हैं कि लोक अभियोजक को आपत्ति का अवसर मिले, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अपोज, मतलब उसको सुनवाई, मतलब उसको अपोज करना। अगर कोई बेल ले रहा है तो यहाँ पर पहले लोक अभियोजक उसको अपोज करेगा कि इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। और कोर्ट को विश्वास हो कि आरोपी दोषी नहीं है और फिर अपराध नहीं करेगा, और फिर कोर्ट को ये भी लगता हो कि ये अपराध दोषी नहीं है और वो अपराध भी नहीं करेगा, तो इन 2 शर्तों के आधार पर उसको जमानत मिलेगी। तो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्लॉज B में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 1 हु इज लाइबल
इफ अ कंपनी कमिट्स एन NDPS ऑफेंस, तो यहाँ पूछा गया अगर नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रैफिक सब्सटेंस के जो अपराध है वो अगर कोई कंपनी करती है तो यहाँ दोषी किसको माना जाएगा। तो यहाँ पे दोषी जिसको माना जाएगा एक तो कंपनी है और साथ ही साथ जो इंचार्ज पर्सन है, कंपनी को संभालने वाला जो जिम्मेदार व्यक्ति, वो यहाँ पे जिम्मेदार माना जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंपनी और पर्सन, इंचार्ज पर्सन, है ना। तो सेक्शन 38 सब सेक्शन 1, बोथ द कंपनी एंड पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस आर गिल्टी। चलिए नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 39 कोर्ट में सेंड एडिक्ट फॉर ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ जेल फॉर। तो सेक्शन 39 के अनुसार किस स्थिति में नशा आदि व्यक्ति को जेल की जगह उपचार के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है उसको नशे की का मतलब एडिक्ट है, वो एडिक्टेड पर्सन है, तो उसको जेल ना भेजते हुए उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कब होगा ऐसा, जब सेक्शन 27 और स्मॉल क्वांटिटी ऑफेंस, ऑफेंस किससे रिलेटेड हो, सेक्शन 27 से रिलेटेड हो और स्मॉल क्वांटिटी ऑफेंस से रिलेटेड हो। तो यहाँ सेक्शन 27 में क्या आएगा, 27 में ऐसे कंजम्पशन के बारे में है कि अगर कोई पर्सन नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रैफिक सब्सटेंस का कंजम्पशन कर रहा है तो ऐसा कोई ऑफेंस के मामले में यहाँ पर उसको जेल की जगह उपचार के लिए भेजा जाएगा। सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 अलाउज प्रोबेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेक्शन 27 जो कंजम्पशन से रिलेटेड है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफेंस। ठीक है, तो छोटी मात्रा वाले अपराध और धारा 27 में जो कंजम्पशन ले रहे हैं NDPS का, तो वो इन मामलों में न्यायालय व्यक्ति को जेल की जगह उपचार में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट में पब्लिश ऑफेंडर्स डिटेल अंडर सेक्शन 40 व्हेन कन्विक्टेड फॉर। तो धारा 40 के अनुसार बोला है कि दोष सिद्धि होने पर किन अपराधों में न्यायालय व्यक्ति का नाम पता प्रकाशित कर सकता है। तो किस किस मामले में उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, तो सेक्शन 15 to 25 तक के मामले में, 28, 29 और 30 इन सेक्शनों में दोष सिद्धि होने पर, कन्विक्शन होने पर पर्सन की डिटेल पब्लिश की जा सकती है। इसका देख लेते हैं, सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 ऑथराइज पब्लिकेशन फॉर कन्विक्शन अंडर सेक्शन 15 to 25 एंड 28, 29 और 30। तो यहाँ पे दोष सिद्धि के मामले पर उसका नाम डिस्क्लोज कर दिया, पब्लिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 NDPS एक्ट विच जुडिशियल अथॉरिटी में इशू अ वारंट फॉर अरेस्ट और सर्च। ठीक है, तो इस सेक्शन के अनुसार गिरफ्तारी या तलाशी का वारंट जो है वो कौन कौन जारी कर सकता है। ठीक है, तो कौन जारी कर सकता है, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, महानगरीय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ये भी कर सकता है, और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास स्पेशली इम्पावर्ड, अगर उसको इम्पावर्ड किया गया, विशेष रूप से अधिकृत किया गया है, तो ये तीनों ही यहाँ पर ऑल ऑफ द अबो इज राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट है कि ये तीनों ही वारंट इशू, अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 empowers the following to issue a warrant for arrest or search: metropolitan magistrate, magistrate of first class, magistrate of second class specially empowered by the state government. These warrants may be issued for, अब क्यों कर सकते हैं, एक तो arrest of offender, सर्च डे और नाइट ऑफ बिल्डिंग, कन्वेंस और प्लेस में सर्च करने के लिए कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी कनेक्टेड विद NDPS ऑफेंसेस, और इनसे रिलेटेड सर्च या वारंट इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो वारंट किस किस के लिए हो सकता है, अपराधी की गिरफ्तारी, किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी दिन हो या रात के लिए, और NDPS अपराध से संबंधित दस्तावेज या संपत्ति के लिए। यह धारा केवल न्यायिक अधिकारियों द्वारा वारंट जारी करने को मान्यता देती है। तलाशी दिन या रात किसी भी समय की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 एन एम्पावर्ड गजेटेड ऑफिसर में ऑथोराइज विच सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू कंडक्ट अरेस्ट और सर्च।
तो पूछा गया है धारा 41 सबसेक्शन 2 के अनुसार सक्षम राजपत्रित अधिकारी किस अधीनस्थ अधिकारी को तलाशी या गिरफ्तारी के लिए अधिकृत कर सकता है। मतलब अपना किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को यहाँ ऑथराइज करने की बात की जा रही है कि वो किसे कर सकता है। तो राइट ऑप्शन है ऑफिसर सुपीरियर टू प्यून, स्पोनी और कांस्टेबल। सेपोय परिचारक, सिपाही या कांस्टेबल से उच्च अधिकारी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 41 सबसेक्शन 2 में बोला है कि अधिकृत राजपत्रित अधिकारी किसी ऐसे अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत कर सकता है जो परिचारक, सिपाही या कांस्टेबल से ऊंचे पद पर हो ताकि वह गिरफ्तारी कर सके, तलाशी कर सके और राजपत्रित अधिकारी स्वयं भी तलाशी कर सकता है। यहाँ कांस्टेबल या सिपाही को अधिकार नहीं दिया जा सकता, अधिकृत अधिकारी को सूचना लिखित रूप में लेनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 अलाउज सर्च ऑफ बिल्डिंग बिटवीन। धारा 42(1) के अनुसार भवन की तलाशी कब ली जा सकती है। तो भवन की तलाशी जो ली जाएगी बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच। ऑप्शन ए इज राइट। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अनुसार अधिकृत अधिकारी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच भवन में प्रवेश, तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकता है यदि उसके पास उचित कारण हो जो लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं। इसके भीतर मादक पदार्थ या दस्तावेज छिपे हो। तो यहाँ पे बोला है सेक्शन 42 सबसेक्शन में कि परमिट्स करता है एन एम्पावर्ड ऑफिसर टू इंटर, सर्च एंड सीज एंड अरेस्ट बिटवीन सनराइज एंड सनसेट प्रोवाइडेड ही हैज रीजन टू बिलीव दैट एनडीपीएस सब्सटेंस और डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इनसाइड। ठीक है, तो उसको वहाँ पे उस प्लेस पर वो चीज है, एनडीपीएस जो सब्सटेंस वगैरह है और डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड वहाँ पे रखे गए हैं, तो वो वहाँ पर तलाशी ले सकता है। यह तलाशी बिना वारंट भी संभव है। सूचना को लिखित रूप में लेना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 42 प्रोवाइजो नाइट सर्च सनसेट टू सनराइज कैन बी कंडक्टेड ओनली व्हेन द ऑफिसर। अब ये कब किया जा सकता है, मतलब सनसेट से सूर्यास्त हो गया है उसके बाद सनराइज से पहले अगर नाइट सर्च करना है, इसका प्रोवाइजो दिया है, तो वो कंडक्टेड ओनली व्हेन द ऑफिसर। तो ये कब, क्या रात में तलाशी कब ली जा सकती है, तो जब रिकॉर्ड्स ग्राउंड्स ऑफ बिलीव इन राइटिंग, जब विश्वास लिखित रूप में दर्ज किया हो, है ना। जो ऑफिसर है जिसने ऐसा नाइट सर्च कर रहा है तो उसको अपना रीजन लिखना होगा, अपने विश्वास को लिखित रूप में दर्ज करना होगा, तभी वो नाइट में भी इसे कर सकता है। Night search between sunset and sunrise is allowed only if the officer records the grounds of his belief in writing, stating that उसको क्या क्या उसमें लिखना होगा। Obtaining a warrant is not possible, उसको ये रीजन लिखना होगा, ये पूरा रीजन रिकॉर्डिंग राइटिंग में होना चाहिए, है ना। फिर सबूत छिप जाने की संभावना हो, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस में भी कंसील्ड, और ऑफेंडर में स्केप, और जो अपराधी है वो भाग सकता है। तो इन सब केस में वो जो अधिकारी है वो रात में भी सर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन इंफॉर्मेशन और रिकॉर्डेड रीजन अंडर सेक्शन 42 मस्ट बी सेंड टू द सुपीरियर ऑफिसर विद इन। जब अगर कोई रिटन रिकॉर्डेड रीजन है या इंफॉर्मेशन है उसको सुपीरियर ऑफिसर को भेजना है, तो धारा 42 के अंदर लिखित सूचना या कारण कितने समय में वरिष्ठ अधिकारी को भेजना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी 72 घंटे में भेजना आवश्यक होगा। सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 के अनुसार अधिकारी को सूचना कारणों की प्रतिलिपि अपने तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को 72 घंटे के भीतर भेजनी होती है। चलिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्लेस। तो सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है। तो यहाँ पे परिभाषा में जो आएगा वो आएगा सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक कन्वेंस पब्लिक प्लेस के अंतर्गत
एक्सप्लेनेशन के तहत आएगा। तो सेक्शन 43 जो एक्सप्लेनेशन बोलता है इसका, क्लियरली स्टेट दैट पब्लिक प्लेस इंक्लूड पब्लिक कन्वेंस, होटल, शॉप और एनी प्लेस एक्सेसिबल टू पब्लिक, है ना। तो इसमें जो बोला है, सार्वजनिक स्थान में सार्वजनिक परिवहन, होटल, दुकान या जनता के लिए सुलभ कोई भी स्थान शामिल है। तो इसमें पब्लिक प्लेस में प्राइवेट रेसिडेंस नहीं आएगा, इसमें इंक्लूड होगा पब्लिक कन्वेंस, होटल और शॉप। और ऑफिसर में सीज, डिटेन, सर्च, अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस, और यहाँ पे ऑफिसर उसको सीज, डिटेन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 43A, एन ऑफिसर में सीज विच ऑफ द फॉलोइंग एट अ पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पर क्या आप उसको सीज कर सकता है? ड्रग, एनिमल, कन्वेंस और डॉक्यूमेंट, ये सबको वो पब्लिक प्लेस पे सीज किया जा सकता है सेक्शन 43A के अकॉर्डिंग। Section 43A allows an officer to seize any narcotic drug, psychotropic or controlled substance, any animal or conveyance used, any document or article giving evidence, any item showing illegally acquired property under chapter 5A, है ना। तो इन सब के लिए ऑफिसर सीज कर सकता है, इसको अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 44 applies provisions of which section to of offences related to coca plant, opium, poppy and cannabis plant. Sorry. धारा 44 कोका पौधे और जो ओपियम है और कैनबिस प्लांट है उससे संबंधित अपराधों पर किन धाराओं को लागू करता है? तो पूछा गया है यहाँ पे कि जो कोका प्लांट है, ओपियम, पॉपी और कैनबिस प्लांट है, उससे रिलेटेड अगर कोई ऑफेंस है तो वो किन किन सेक्शनों पर ये लागू होगा, मतलब वहां पर कौन कौन से सेक्शन लागू हो जाएंगे। तो सेक्शन 41, 42 और 43। सेक्शन 44 बोलता है, स्टेट दैट सेक्शन 41, 42 एंड 43 शेल अप्लाई टू ऑफेंस रिलेटिंग टू कोका प्लांट, ओपियम, पॉपी एंड कैनबिस प्लांट। तो ये अगर इससे रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो वहां पे सेक्शन 41, 42, 43 भी अप्लाई होंगे, ऐसा सेक्शन 44 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ गुड्स लाइबल फॉर कन्फिस्केशन कैन नॉट बी सीज्ड प्रैक्टिकली, व्हाट कैन the authorized officer do under section 45? यदि जब्ती योग्य वस्तुओं को जब्त करना व्यवहारिक रूप से संभव न हो तो धारा 45 के तहत अधिकारी क्या कर सकता है? यहाँ पे क्या कर सकता है वो? इशू ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग रिमूवल, तो हटाने पर प्रतिबंध का आदेश जारी कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 45 परमिट्स द ऑफिसर टू इशू एन ऑर्डर टू द ऑनर नॉट टू रिमूव पार्ट विथ और डील विद द गुड्स विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे 45 में बोला जाएगा कि अधिकारी को आदेश जारी कर सकता है कि वस्तुओं को हटाना, बेचना या उपयोग उसकी अनुमति के बिना ना हो। मतलब अगर कोई जो कोई ऐसी जब्ती योग्य वस्तु है, ठीक है, तो उसको अगर प्रैक्टिकली उसको जब्त नहीं किया जा सकता है तो वहां पे क्या बोला जाएगा, वहां पे क्या कर सकता है ऑफिसर कि उसको हटाना या उसका उसमें डील करना किसी भी तरीके से उसकी परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता है। मतलब जो भी कॉन्फिस्केशन वाली आइटम है उसको वो प्रैक्टिकली सीज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑथराइज पर्सन ऑर्डर दे सकता है कि उसके परमिशन के बिना उसको रिमूव नहीं करे या फिर उसको बेचा नहीं जाए या डील या उपयोग नहीं किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 46 द लैंड होल्डर मस्ट गिव इमीडिएट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलीगल कल्टीवेशन ऑफ विच प्लांट्स। तो धारा 46 में बोला है भूमिधर को किन पौधों की अवैध खेती की सूचना देना आवश्यक होता है ना। तो उनको इंफॉर्मेशन जो देनी है, कोका, ओपियम, पॉपी और कैनबिस, इन पौधों की जो खेती हो रही है इसके बारे में लैंडलॉर्ड, जो लैंड होल्डर है, उसको इसके इंफॉर्मेशन देना होगी।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 46 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर लैंड होल्डर्स टू रिपोर्ट इलीगल कल्टीवेशन ऑफ कोका प्लांट, ओपियम पॉपी और कैनबिस प्लांट। तो इन तीनों उपयोगों की अवैध खेती हो रही है तो उसका तुरंत सूचना देना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 47 इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन विच पर्सन टू रिपोर्ट इलीगल कल्टीवेशन। धारा 47 के अनुसार अवैध खेती की सूचना देना किन व्यक्तियों का कर्तव्य है। ऐसी सूचना कौन देगा? तो ऐसी सूचना कौन देगा? सरकारी अधिकारी, पंच, सरपंच, अन्य ग्राम अधिकारी। तो गवर्नमेंट ऑफिसर, पंच, सरपंच और विलेज ऑफिसर। तो सेक्शन 47 एनडीपीएस एक्ट स्टेट दैट एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर, पंच, सरपंच एंड विलेज ऑफिसर मस्ट गिव इमीडिएट इंफॉर्मेशन टू पुलिस और सेक्शन 42 डिपार्टमेंटल ऑफिसर इफ दे नो अबाउट इलीगल कल्टीवेशन ऑफ ओपियम, पॉपी, कैनबिस और कोका प्लांट। इनमें से किसी को भी अगर ऐसा पता पड़ता है तो तुरंत उसको मतलब इसको सूचना देनी होगी। और अगर नहीं दी, फेलियर टू रिपोर्ट हुआ तो पनिशेबल अंडर सेक्शन 47। तो सेक्शन 47 के तहत ये पनिशेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 47 मेक्स द पर्सन। अगर सूचना नहीं दी जाती है तो फिर यहाँ क्या होगा? तो वो पनिशेबल होगा, दंडनीय होगा सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग। According to section 47, any government officer or village officer who knowingly neglects to provide information about illegal cultivation becomes liable to punishment। यहाँ पे वो जानबूझकर अगर सूचना नहीं देता है कोई अधिकारी तो वो दंडनीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who can order attachment of illegally cultivated opium, poppy, cannabis और कोका प्लांट अंडर सेक्शन 48। धारा 48 के अनुसार अवैध खेती की फसल की कुर्की का आदेश कौन दे सकता है? तो यहाँ पे जो इसकी अवैध जो खेती हो रही है उसका अगर अटैचमेंट किया जा रहा है तो इसका आदेश जो दिया जाएगा पुलिस कांस्टेबल, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और धारा 42 के अंतर्गत अधिकृत कोई भी गेजेटेड अधिकारी। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ राइट ऑप्शन होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 48 ऑथोराइज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, JMFC, magistrate specially empowered by state government or any gazetted officer empowered under section 42. They may order attachment and even destruction of the illegally cultivated crops, है ना? तो उसको नष्ट करने का भी आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 48 एम्पावर्स द अथॉरिटी टू। तो धारा 48 अधिकारी को किस कार्य की अनुमति देती है? तो ये डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, फसल को नष्ट करने का भी मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया जा सकता है। अंडर सेक्शन 49 एन ऑफिसर में इवन फायर अपॉन अ व्हीकल व्हेन। 49 के तहत अधिकारी वाहन पर गोली कब चला सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे कब चलाया जा सकता है? वाहन अगर इफ द व्हीकल डज नॉट स्टॉप, अगर वाहन नहीं रुक रहा है तो यहाँ पे वो फायर भी, ऑफिसर फायर भी कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्शन 49 क्लॉज सी अलाउज यूज ऑफ ऑल लॉफुल मीन्स एंड इफ नेसेसरी द ऑफिसर में फायर अपॉन द एनिमल और कन्वेंस व्हेन इट फेल्स टू स्टॉप एंड इट इज सस्पेक्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग नार्कोटिक ड्रग्स और कंट्रोल्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये धारा क्या कहती है कि यदि वाहन न रुके और अधिकारी को संदेह हो कि इसमें ड्रग्स है, ले जाए जा रहे हैं, तो वह सभी वैध उपाय यहाँ तक कि गोली चलाने का भी उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 49 ऑथोराइज सर्च ऑफ। तो ये किसकी तलाशी की अनुमति देता है? तो सर्च कर सकते हैं एनिमल की, व्हीकल्स की और गुड इनसाइड द व्हीकल्स, इन सब की सर्च करने की अनुमति देता है 49। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 a person has the right to demand that his search be conducted before। तो धारा 50(1) के अनुसार व्यक्ति यह मांग कर सकता है कि उसकी तलाशी किसके सामने हो। यहाँ पे वो बोल सकता है ना, कि तलाशी लेने के लिए वो मांग कर सकता है किसके सामने की जाए। तो
राइट ऑप्शन है नियरेस्ट गजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। निकटतम गजेटेड अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी तलाशी ली जाए, ऐसी वो मांग कर सकता है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अनुसार यदि व्यक्ति मांग करे तो उसे निकटतम गजेटेड अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना आवश्यक है, तभी तलाशी ली जाएगी। तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि व्हेन अ पर्सन रिक्वायर्स ही मस्ट बी टेकन विदाउट डिले टू द नियरेस्ट गजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बिफोर पर्सनल सर्च इज कंडक्टेड। तो यहाँ सर्च करने से पहले उसको अगर उसने मांग की है तो ले जाया जाएगा। हु कैन सर्च अ फीमेल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 4। अगर किसी महिला की तलाशी लेनी है तो वो कौन ले सकता है, तो फीमेल ओनली, महिला अधिकारी ही यहाँ पर उसके तलाशी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल डिलीवरी अंडर सेक्शन 50A कैन बी कैरीड आउट बाय। तो इस धारा 50A के अनुसार नियंत्रित वितरण जो है कौन कर सकता है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक या अधिकृत अधिकारी, डीजी, एनसीबी और ऑथराइज्ड ऑफिसर ये कंट्रोल डिलीवरी मतलब जो नियंत्रित वितरण है वो कर सकते हैं। सेक्शन 50A authorize the Director General of the NCB or an officer authorized by him to carry out controlled delivery. Next question, control delivery under section 50A may be undertaken। धारा 50A के तहत नियंत्रित वितरण कहाँ किया जा सकता है, तो नियंत्रित वितरण जो होगा वो बोथ इंडिया एंड फॉरेन कंट्री दोनों, भारत और विदेश दोनों में किया जा सकता है, ऑप्शन सी। सेक्शन 50A क्लॉज A to B तक परमिट्स कंट्रोल डिलीवरी विद इन इंडिया और टू फॉरेन कंट्रीज इन कंसल्टेशन विद कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जो भी है उसके कंसल्टेशन में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्शन 51 ऑफ NDPS एक्ट। धारा 51 के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर धारा 51 के अनुसार CRPC provision apply to all arrest, search and seizure under NDPS Act unless inconsistent with NDPS Act। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यही सही है ना, क्योंकि यहाँ पे और दिया कि CRPC कभी लागू नहीं होगा, गलत है, ये केवल गिरफ्तारी पे लागू होगा नहीं, और NDPS Act does not allow application of any other law, तो ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 51 के अनुसार CRPC की धारा 46 से 60 की प्रविधियां लागू होती है सभी NDPS कार्रवाई पे, लेकिन जब तक कि ये NDPS एक्ट के प्रावधानों के विपरीत न हो। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से क्रिमिनल जो एक्ट है उस वहां से लागू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑफिसर अंडर सेक्शन 52 ऑफ NDPS एक्ट। धारा 52 के तहत अधिकारी का क्या कर्तव्य है, तो यहाँ पे जो अधिकारी का कर्तव्य होंगे, गिरफ्तारी के कारण तुरंत बताना, तो इन्फॉर्म अरेस्टेड पर्सन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इमीडिएटली। फिर गिरफ्तारी और जब्त सामान को बिना विलंब मजिस्ट्रेट के पास भेजना, तो फॉरवर्ड अरेस्टेड पर्सन एंड सीज्ड आर्टिकल विदाउट अननेसेसरी डिले टू मजिस्ट्रेट। टेक मेजर्स फॉर लीगल डिस्पोजल, तो कानूनी निपटान के उपाय करना, तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 52A व्हाट इज कंसीडर प्राइमरी एविडेंस। धारा 52A के तहत प्राथमिक प्रमाण क्या माना जाता है, तो यहाँ जो प्राथमिक प्रमाण है मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित सूची, तस्वीर और इन्वेंट्री, फोटोग्राफ, लिस्ट ऑफ सैंपल्स सर्टिफाइड बाय मजिस्ट्रेट, तो ये प्राइमरी एविडेंस जो है ना वो माना जाएगा। सेक्शन 52A सबसेक्शन 4 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा सर्टिफाइड इन्वेंट्री, फोटोग्राफ्स और सैंपल्स की सूची को ट्रायल में प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी इन्वेस्टेड विद पावर ऑफ ऑफिसर इन चार्ज अंडर सेक्शन 53। धारा 53 के तहत किसे पुलिस स्टेशन प्रभारी का अधिकार दिया जा सकता है,
तो किसे दिया जा सकता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, गेजेटेड और एम्पावर्ड ऑफिसर, केंद्रीय राज्य सरकार अधिकारी जो है उन्हें दिया जा सकता है। ऑप्शन ए। सेक्शन 53 सबसेक्शन 1-2 के अनुसार सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ ओसी के पावर्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, ताकि वे एनडीपीएस ऑफेंसेस की जांच कर सके। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 53A when is a statement before an officer relevant। धारा 53A के तहत कब किसी अधिकारी के सामने दिया हुआ बयान प्रासंगिक माना जाता है, ठीक है, रिलेवेंट माना जाता है। कब? तो जब पर्सन इज डेड, मिसिंग, इनकेपेबल, केप्ट अवे बाय एडवर्स पार्टी और प्रेजेंस कॉज अनरीजनेबल डिले, ठीक है। तो इस केस में अगर किसी ऑफिसर के सामने कोई स्टेटमेंट दिया था वो रिलेवेंट माना जाएगा। अगर वो पर्सन डेड हो गया है, मिसिंग है, इनकेपेबल हो गया है, या फिर वो एडवर्स पार्टी ने उसको दूर कर दिया है, या अनरीजनेबल डिले हो सकता है। और पर्सन एग्जामाइंड एज विटनेस एंड कोर्ट परमिट्स, और व्यक्ति गवाह के रूप में प्रस्तुत है और कोर्ट ने उसको अनुमति दी है। तो इन दोनों केस में ऑफिसर के सामने किया गया जो बयान है वो रिलेवेंट होगा। सेक्शन 53A सबसेक्शन 1 में स्पष्ट है कि ऐसा स्टेटमेंट प्रोसिक्यूशन में एडमिसेबल होगी जब विटनेस अनअवेलेबल हो या कोर्ट कंसीडर इट फेयर, ठीक है, कोर्ट ने इसको अगर फेयर कंसीडर कर लिया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।